सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आलोक श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर किशोरी नंबर पीजी कॉलेज मथुरा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति किस प्रकार से दिखाई देती है, तो आज का मेरा टॉपिक ठीक अपने पुराने टॉपिक की खिलाफत करता हुआ कि समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्रकृति है आखिर उस पर क्या क्या आपत्तियाँ उठाई गई हैं। तो देखते हैं क्या क्या आपत्तियाँ प्रकट की गई थी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का लक्ष्य हासिल करने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो प्रत्यक्षवाद का रहा। तो कहीं ना कहीं यदि हम वैज्ञानिक प्रकृति पर कुछ आपत्ति प्रकट करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि बेसिकली हम लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद की आलोचना की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें तो प्रत्यक्षवाद की आलोचना किस प्रकार से की जाती है और मुख्य बातें इसमें क्या हैं। सबसे पहले मैं कुछ सामान्य बात बताऊंगा, कुछ सामान्य आपत्तियां क्या हैं। इसको बताने के बाद मैं आपको थिंकर्स से जोड़ करके बताने का प्रयास करूंगा। पहले सामान्य चीज़ समझ लें ताकि बहुत मुद्दा जटिल न बने। देखें, जिन विद्वानों का ये मानना है कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं हो सकता, उनकी मुख्य आलोचना प्रत्यक्षवाद को लेकर ये है कि प्रत्यक्षवाद का ये मानना था कि जो नेचुरल साइंसेज हैं और जो सोशल साइंसेज हैं, इन दोनों का सब्जेक्ट मैटर एक ही है, अर्थात दोनों की विषय वस्तु एक ही है। लेकिन जो प्रत्यक्षवाद की खिलाफत करने वाले विद्वान थे उनका ये मानना है कि ये ऐसा मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा कि प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु और सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु एक जैसी है। उनका मानना ये है कि इन दोनों की विषय वस्तु नितांत भिन्न है। जैसे आप देखें, नेचुरल साइंसेस जो है इनकी विषय वस्तु पदार्थ है, मैटर है। जबकि सोशल साइंस, स्पेशली सोशियोलॉजी जो है, इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु समाज है, और व्यक्ति की अंतःक्रियाएं हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? पदार्थ की अपनी कोई चेतना नहीं होती, इनकी अपनी कोई चेतना नहीं होती, लेकिन समाज की या व्यक्ति की अपनी एक चेतना है। यही कारण है कि सारे पदार्थ, यदि आप कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस देते हैं, कोई बाह्य उद्दीपन देते हैं, तो हर प्रकार के पदार्थ एक ही निश्चित तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे मैंने पिछले आपको एग्जांपल में बताया था लास्ट क्लास में कि पानी का आपने क्या किया, पानी का आपने टेम्परेचर जो है 0 डिग्री कर दिया तो वो क्या बन गया था? वो बर्फ़ में तब्दील हो गया था। ये दो अनुपात आपने हाइड्रोजन और 1 अनुपात ऑक्सीजन मिला दिया तो ये पानी बन गया। अभी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, इसकी अपनी कोई चेतना नहीं है, इसीलिए ये जो दोनों का संयोग कराया गया, दोनों को मिलाया गया एक निश्चित अनुपात में, तो ये पानी बन गया। क्योंकि इसके पास अपनी कोई चेतना नहीं थी, अतः वो सिर्फ बाहरी जो उद्दीपन दिया गया उसके अनुसार ही रिस्पॉन्ड किया उसने। इसी प्रकार से आप पानी का एग्जाम्पल लें, वाटर का, 0 डिग्री किया आपने, बर्फ बन गया, क्योंकि इसकी अपनी कोई चेतना नहीं है। लेकिन व्यक्ति या समाज की अपनी चेतना है, जिसकी वजह से आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति है वो हमेशा समाज के दबाव में व्यवहार करे। तो ये मुख्य आपत्ति थी। इसी प्रकार से आगे देखने में ऐसा मिला, स्पेशली जो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी है, जो निर्वचनात्मक समाजशास्त्र है, उसका ये कहना है कि जो प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति है, इसमें करते क्या हैं
पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि प्राकृतिक विज्ञान वाले सिर्फ बाह्य तरीके से देख करके अध्ययन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे पूछूं कि वाइट बोर्ड का कलर आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है, तो कलर तो कुछ है नहीं कि वाइट दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आप इसके बारे में बाहरी तरीके से देख के व्याख्या कर पाएंगे। लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, समाज के मामले में ऐसा नहीं होता। उसका कारण ये है कि जो समाज का मसला है उसमें सोशल रियलिटी कंस्ट्रक्ट की जाती है, सामाजिक वास्तविकता का निर्माण किया जाता है। ये पहले से कोई बनी बनाई चीज़ नहीं होती है। तो नेचुरल साइंसेस के केस में क्या है, रियलिटी कैसी है, रियलिटी ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आपको दिख गया होगा, जितने दर्शक इस समय मेरा वीडियो देख रहे होंगे, शायद निश्चित रूप से हर व्यक्ति का जवाब यही होगा। मैं पूछूंगा आपसे कि व्हाइट बोर्ड का कलर क्या है, तो आप बोलेंगे कि व्हाइट है। मार्कर किस कलर का आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप सब लोग कहेंगे कि ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। कोई डिस्प्यूट का मैटर नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है और ये आपसे स्वतंत्र है। तो इसका अध्ययन आप सिर्फ बाहरी तरीके से देख के कर पाएंगे, लेकिन समाज के मामले में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि यदि आप सिर्फ बाहरी तरीके से देख के अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो आप एक्चुअल में सामाजिक वास्तविकता से काफ़ी दूर चले जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैक्स वेबर के द्वारा बताया गया एग्जांपल है ये, और बार बार मैं इस एग्जांपल को कोट करता हूँ क्योंकि ओरिजिनल कोटेशन है ये। देखें आप, सपोज दैट ये एक कैंडल है, ये क्या है, एक मोमबत्ती है। यहाँ एक मेल है और यहाँ एक फीमेल है। ये एक पिक्चर है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस चित्र को देख के आपको क्या लगता है, निश्चित रूप से जवाब एक नहीं मिलेगा, जवाब में काफ़ी भिन्नता मिलेगी, क्योंकि इस चित्र को देखने का सबका परसेप्शन अपना अलग अलग होगा। तो ऐसी स्थिति में वास्तविकता क्या है आप कैसे जान पाएंगे? इस चित्र के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको कि इसके कुछ सर्टेन जो रियलिटी है वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकता है इसमें। पहली बात ये हो सकता है कि पावर कट का मसला है, लाइट चली गई है, इस वजह से ये हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए हैं और लाइट जाने की वजह से कैंडल जला हुआ है यहाँ पे। सेकंड चीज़ ये हो सकता है इसमें कि ये कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, ये कोई अनुष्ठान जो है उसका निर्वहन कर रहे हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान है उसका निर्वहन किया जा रहा है और उसी के प्रतीकात्मक रूप में एक कैंडल जला करके एक लेडीज़ और एक जेंट्स बैठे हुए हैं। तीसरी व्याख्या इसकी ये हो सकती है कि एक्चुअल में ये जो चित्र में आपको मेल और फीमेल दिखाई दे रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं और इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो ये कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको रियलिटी तक जाना है, आपको वास्तविकता तक पहुंचना है यदि, तो जो उसका क्रिएटर है, जो उसका सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करने वाला है, अर्थात जो करता है, जो एक्टर है, उसके मोटिव को आपको जानना पड़ेगा। और यही से इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई थी, निर्वचनात्मक समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी, जिसके आप जनक मान सकते हैं मैक्स वेबर को। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से सिर्फ बाहरी तरीके से देख करके आप अध्ययन नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्या करना होगा, आपको निर्वचन करना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने जो क्रियाएं होती हैं उसको एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, और जब तक आप उस अर्थ को नहीं जान लेंगे तब तक आप वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक बेसिक अंतर आपको ये दिखाई दे गया कि जो पॉजिटिविज्म है, जो विज्ञान है, वो क्या मान करके चलता है, उसकी विधि क्या मानी जाएगी? उसकी विधि समाज के लिए मानी जाएगी कि वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल रियलिटी को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो
प्रत्यक्षवाद की खिलाफत करने वाले विद्वान हैं, स्पेशली जो निर्वचनात्मक समाजशास्त्र के मानने वाले विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि हमें एक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिटी को जानना होगा, क्योंकि रियलिटी का नेचर ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज़ रेदर देन सब्जेक्टिव। तो यदि अब रियलिटी कैसी है, रियलिटी सब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि सभी लोग किसका मतलब क्या करते हैं, अपनी अपनी क्रियाओं का अलग अलग मीनिंग देते हैं उसको। मान लें M1 मीनिंग, M2 मीनिंग, M3 मीनिंग, तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे ये क्या है, सब्जेक्टिव मीनिंग। और इसी सब्जेक्टिव मीनिंग से क्या निकलती हैं, व्यक्ति अपनी क्रिया करता है। तो व्यक्ति सिर्फ बाहरी जो वातावरण है उसके प्रति अनुक्रिया नहीं करता, सामान्य व्यवहार नहीं करता, बल्कि उसके प्रति व्यक्ति क्रिया करता है, एक्ट करता है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जी मैंने आपको बताया। अब बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभिन्न प्रकार के विद्वान जो प्रत्यक्षवाद की खिलाफत करते थे उनका कहना क्या था, तब हम डिटेल में जान पाएंगे, सैद्धांतिक रूप से समझ पाने में सक्षम हो पाएंगे कि वास्तव में समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में क्या क्या मुख्य आपत्तियाँ हैं। देखें, जो पहले विद्वान हैं जिन्होंने प्रत्यक्षवाद की आलोचना की, इनका नाम है कार्ल पॉपर। इनकी पुस्तक का नाम है द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। (1934) में किताब लिखी गई थी ये, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। कार्ल पॉपर का ये मानना है कि इन्होंने कुछ मुख्य बातें बताई थी। इनका मुख्य योगदान क्या है, इन्होंने साइंस और स्यूडो साइंस, विज्ञान और छद्म विज्ञान, इन दोनों के बीच में अंतर स्थापित करने का प्रयास किया है। तो एक आप फैक्चुअल क्वेश्चन याद कर लें कि साइंस और स्यूडो साइंस अर्थात विज्ञान और छद्म विज्ञान, इन दोनों के मध्य किसने सर्वप्रथम अंतर लाने का प्रयास किया, अंतर को दिखाने का प्रयास किया, तो इस विद्वान का नाम है कार्ल पॉपर। इन्होंने क्या काम किया, इन दोनों के मध्य में अंतर बताने का काम किया। इनका कहना यह है कि अब तक जो माना जाता था कि जो साइंस है, जिसे हम साइंस मानते थे, और साइंस कैसे मानते थे, हम ये मानते थे कि साइंस जो है वो कुछ सिद्धांतों के आधार पे सामान्यीकरण निकाल पाने में सक्षम है। लेकिन इनका कहना यह है कि ऐसा मानना गलत है, क्योंकि वास्तव में वो साइंस नहीं है, वो स्यूडो साइंस है। ऐसा किस लिए होता है, इसके बारे में वो अगली बात करते हैं। अगला इनका योगदान आप समझिए। इनका कहना ये था कि जो साइंस, जो प्योर साइंस है, वो टिका होता है डिडक्शन पे, और जो स्यूडो साइंस है ये टिका होता है इंडक्शन पे। माफ़ी चाहूँगा, मैं हिंदी का टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगता है। मुझे इंडक्शन और डिडक्शन ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि कई बार मैं हिंदी में कंफ्यूज होता हूँ कि निगमन और आगमन वाले में, इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड का यूज़ करूँगा। बहुत संक्षेप में आप जान लें कि डिडक्शन और इंडक्शन का मतलब क्या होता है। देखें, जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, इसमें हम किसी भी सामान्य घटना से, किसी भी जनरल घटना से हम पर्टिकुलर का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसे आप दूसरे शब्दों में कहें तो आप क्या कह सकते हैं, इस
अब दूसरे शब्दों में आप ये कहें तो सामान्य बात क्या होती है? सामान्य बात बहुत बृहद बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप किसी बहुत लार्जर स्केल के एनालिसिस से कोई स्मॉलर स्केल की एनालिसिस यदि आप कर पाते हैं तो आप उसे कहेंगे कि डिडक्शन पे आप कर रहे हैं। अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर यदि आप चलते हैं, उस लॉजिक को आप कहते हैं कि आप डिडक्शन पे काम कर रहे हैं, डिडक्टिव मेथड पे काम कर रहे हैं। इसका ठीक उल्टा क्या होता है? इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव वाले में क्या होता है कि आप किसी एक विशिष्ट घटना का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद आप कोई जनरल निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से आप कोई स्मॉल स्केल का एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और आप क्या करते हैं, किसी लार्ज स्केल पे उसे आप लागू करने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखें, इंडक्शन वाले में क्या था? एक्चुअल में इंडक्टिव मेथड जो था, जिसे जब तक कार्ल पॉपर ने अपनी बात नहीं रखी थी तब तक ये मानते थे कि जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विज्ञान के मानने वाले हैं, वो करते क्या हैं, वो ऑब्जर्वेशन के आधार पे कुछ विशिष्ट घटनाओं का ऑब्जर्वेशन करते हैं और उससे सामान्यीकरण अपना निकाल लेते हैं। इस बात पे वो आपत्ति प्रकट करते हैं। कौन? कार्ल पॉपर। इनका कहना ये था, यदि ऐसी बातें करते हैं आप तो वो कभी साइंस हो ही नहीं सकता। उसका एक एग्जांपल देखें आप। फॉर एग्जांपल न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा था कि उन्होंने एक एप्पल को, एक सेब को नीचे गिरते हुए देखा और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये बताने का प्रयास किया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। तो एक सेब का गिरना एक बहुत स्मॉलर स्केल का ऑब्जर्वेशन था और उससे उन्होंने एक बहुत लार्जर स्केल की थियरी प्रस्तुत की। इस चीज़ पे आपत्ति प्रकट करते हुए पॉपर का ये कहना है कि जो भी जिसे हम साइंस मानते हैं, एक्चुअल में वो साइंस नहीं है, वो स्यूडो साइंस है। क्यों स्यूडो साइंस है? स्यूडो साइंस इसलिए है क्योंकि पहले से ही वो किसी न किसी डेफिनिट पर्सपेक्टिव को ले करके वो चलता है। क्या करता है? वो पहले से ही कुछ न कुछ निश्चित पर्सपेक्टिव को, कुछ न कुछ थियरी को ले करके चलता है और उसी पर्सपेक्टिव या थियरी के आधार पे वो एक लिमिटेड जो ऑब्जर्वेशन होता है उसके आधार पे बहुत बृहद निष्कर्ष वो निकाल पाता है। तो इस बात की वो खिलाफत करते हैं और कहते हैं कि यदि ऐसा जो कर पा रहा है वो साइंस नहीं है, वास्तव में वो तो स्यूडो साइंस है। साइंस कभी ऐसा नहीं करता। दूसरी बात, इनका कहना ये भी था कि विज्ञान कभी ऐसा नहीं करता कि ऐसी बातों को लाए कि उनका सिद्धांत और ज़्यादा पुष्ट हो जाए, बल्कि इसकी वो ठीक खिलाफत करता है। और खिलाफत कैसे करता है? वो इन्होंने फॉल्सिफिकेशन की अवधारणा दी थी। किसकी अवधारणा दी थी? फॉल्सिफिकेशन की। बिल्कुल संक्षेप में समझिए फॉल्सिफिकेशन क्या है। फॉल्सिफिकेशन का तात्पर्य इस बात से है कि जो वास्तविक विज्ञान होता है वो कभी ऐसा नहीं होता कि कभी अपने सिद्धांतों की पुष्टि करे, बल्कि इसका ठीक उल्टा होता है। वो इन चीज़ों के खोज में लगा होता है, क्योंकि वो साइंस क्या होता है? साइंस बेसिकली क्रिटिकल होता है। तो जो चीज़ क्रिटिकल है वो चीज़ हमेशा क्या करेगी? किसी न किसी कमी को ढूंढने का प्रयास करेगी, और जब वो कमी को ढूंढने का प्रयास करेगी, इसी कमी के आलोक में जो पहले का सिद्धांत है उसे नकार दिया जाएगा। ये है फॉल्सिफिकेशन का सिद्धांत। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कार्ल पॉपर का योगदान बेसिकली 3 है। पहला, साइंस और स्यूडो साइंस में अंतर बताया। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो रियल साइंस है वो अब तक ऐसा मानते थे कि इंडक्शन पे आधारित है, इंडक्शन पे नहीं आधारित है। रियल साइंस डिडक्शन पे आधारित है। इससे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग ध्यान देना इसके बारे में। फॉल्सिफिकेशन की अवधारणा दी तो ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। अगली बात देखें, जो अगले विद्वान हैं इनका क्या कहना था और किस प्रकार से वो चीज़ों को देखते हैं। अगले जो विद्वान हैं इनका नाम है एल्विन गुडनर।
इनकी किताब का नाम है द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी। द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी। (1970) में लिखी गई पुस्तक है। इन्होंने भी प्रत्यक्षवाद की तीखी आलोचना प्रस्तुत की और ये बताने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, न उनके सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, और उसके पीछे वो तर्क क्या देते हैं देखें आप। इनका जो मुख्य योगदान इस संबंध में था, इन्होंने एक अवधारणा दी है मेथोडोलॉजिकल ड्यूअलिज्म, अर्थात पद्धति शास्त्रीय द्वैधता। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कुछ इसके कंपोनेंट बताए हैं। जैसे इसका पहला कंपोनेंट क्या है, होता क्या है इसमें, जो नोअर होता है, जो जानना चाहता है, एंड विश टू बी नोन, इन दोनों के बीच में अंतर रखा जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में अंतर रखा जाता है। फैक्ट और वैल्यू, इन दोनों के बीच में अंतर रखा जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ड्यूअलिज्म के 3 डायमेंशन हैं। बेसिकली होता क्या है कि यदि आप प्रत्यक्षवादी विधि को अपनाते हैं तो नोअर मतलब जिसे जानना है, तो नोअर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक समाजशास्त्री। एक समाजशास्त्री जिसे जानना चाहता है, तो जिसको जानना चाहता है वो, और समाजशास्त्री स्वयं, इन दोनों में अंतर रखने का प्रयास किया जाता है। अगली बात, इसी बात को दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है और जो उसका ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में अंतर रखने का प्रयास करते हैं। जो फैक्ट है और जो वैल्यू है, इन दोनों को नितांत अलग अलग तरीके से रखने की बात की जाती है। इसी बात पे एल्विन गुडनर आपत्ति प्रकट करते हैं। इनका कहना ये है कि फैक्ट को वैल्यू से अलग करना सोशल साइंसेज में सोशल रियलिटी के लिए सही नहीं है। इसी प्रकार से आप कभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अलग नहीं कर सकते, और एक समाजशास्त्री अपने आप को कभी भी जिसे वो जानना चाहता है उससे कभी अपने आप को अलग नहीं कर सकता, और यदि ऐसा करने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं सामाजिक वास्तविकता की सही तस्वीर हमारे सामने नहीं आ पाती है। अगली बात देखें आप, इन्होंने एक बात और, एक टर्म यूज़ किया है, इसको बोलते हैं कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी। कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, आप इसे एक लाइन में समझें। जो ऑब्जेक्टिविटी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर पैसिव है। पैसिव क्यों है, पैसिव इस सेंस में है क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा एक चीज़ को न्यूट्रल कर दिया गया ना। भाई एक्टिव क्या दिखाई देता है आपको, एक्टिव यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। नोअर दिखाई देता है एक्टिव, सब्जेक्ट आपको एक्टिव दिखाई देता है, फैक्ट एक्टिव दिखाई देता है आपको। ये तीनों चीज़ें क्या दिखाई देती हैं, ये तो पैसिव रिस्पॉन्डर दिखाई देती हैं आपको केवल। तो इस सेंस में वो कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी की बात वो करते हैं। और अगली चीज़ जो कि पहले वाले से जुड़ी हुई है, इन्होंने समर्थन किस बात का किया, इन्होंने समर्थन इस बात का किया कि हमें करना क्या चाहिए, हमें मेथोडोलॉजिकल मोनोइज्म की बात की है इन्होंने। हमें इन दोनों में अंतर नहीं करना है, कंबाइन करके इसको देखना है, एक साथ इनको देखना है। तो बेसिकली ये इनकी आलोचना थी प्रत्यक्षवाद को लेकर के। अगले जो विद्वान हैं इनका क्या कहना है, अगले विद्वान हैं इनका नाम है
एंथोनी गिडेंस, और इनकी पुस्तक का नाम है द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। आपको पता ही होगा कि एक पुस्तक लिखी गई थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि इमाइल दुर्खिम के द्वारा लिखी गई थी, और ये पुस्तक पूरी तरीके से समर्पित थी प्रत्यक्षवादी विधि को। उसी के खिलाफत में आप कह सकते हैं कि एंथोनी गिडेंस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक में वो कहना क्या चाहते थे और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और जिसके आधार पर प्रत्यक्षवादी विधि की उन्होंने आलोचना की है। देखें, सबसे पहली बात, इनकी आलोचना का मुख्य आधार क्या था? इनकी आलोचना का मुख्य आधार ये था कि जो नेचुरल साइंसेस हैं और जो सोशल साइंसेस हैं, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर की बात मैंने पहले की थी उसे इन्होंने रखा है, और इनका कहना ये था कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिफरेंट है दोनों का, दोनों के लिए अलग अलग है। इसके लिए कुछ अलग प्रकार का है, इसके लिए कुछ अलग प्रकार का है। क्यों? इसलिए कि जो हमारे यहाँ सोशल रियलिटी है वो कैसी है? सोशल रियलिटी इट इज ए कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण किया जाता है। इसीलिए उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको उन्होंने नाम दिया स्ट्रक्चरेशन थियरी। अर्थात संरचनाकरण का सिद्धांत। देखिए, इसमें है क्या, एक्चुअली पूरी सोशियोलॉजी में एक बात का डिबेट हमेशा रहा कि हमें सोशल रियलिटी को जानने के लिए करना क्या चाहिए। हमें कर्ता के दृष्टिकोण को अपनाना है, एक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या सोसाइटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोशल रियलिटी को जानने के लिए एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू अपनाना चाहिए कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सामाजिक वास्तविकता को जान सकते हैं। तो ऐसा करने के प्रयास में हुआ क्या कि इन दोनों के बीच में क्या दिखाई दिया आपको? इन दोनों के बीच में एक द्वैध दिखाई दिया, एक आपको ड्यूअलिज्म दिखाई दिया। तो इसी बात पे वो आपत्ति प्रकट करते, कहते कि नहीं, ये ड्यूअलिज्म नहीं होना चाहिए। ड्यूअलिज्म की जगह होना क्या चाहिए? ड्यूअलिटी होनी चाहिए। ड्यूअलिटी का मतलब क्या है कि ये भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। न तो व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, न ही हमेशा व्यक्ति पूरी तरीके से समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्य है। और समाज, दूसरी बात उनका कहना ये था कि जो स्ट्रक्चर है या जो सोसाइटी है वो हमेशा व्यक्ति पर दबाव नहीं डालती। इट इज़ नॉट ओनली कॉन्स्ट्रेनिंग बल्कि इट इज़ इनेबलिंग। ये क्या करती है? ये हमें सक्षम बनाती है, इनेबल करती है। देखिए, इसका एग्जांपल लें आप। एक व्यक्ति चाहे तो जिस लैंग्वेज का यूज़ करना चाहे वो कर सकता है, किसी भाषा का वो चुनाव कर सकता है, ये एक व्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन उसे उस भाषा के जिसे वो अपनाना चाहता है, जिसे वो बोलना चाहता है, उसके ग्रामर रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। और ग्रामर रूल को फॉलो करना केवल ये चीज़ दबाव वाली बात नहीं है, बल्कि वो उसे उस लैंग्वेज का यूज़ करने के लायक बनाती है। इट मीन्स उसे वो इनेबल करती है, उसे वो एक्सप्रेस करने के लिए सक्षम बनाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की खिलाफत
किया और बताया कि कर्ता अर्थात व्यक्ति और सोसाइटी दोनों को ही समझना होगा, दोनों को ही देखना होगा। हम कर्ता को निगलेक्ट करके सोशल रियलिटी को नहीं जान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके, और उसके साथ ही एक पुस्तक का नाम बता दूंगा आपको, और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखें, सपोज दैट दो व्यक्ति हैं और उसमें एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत हल्का सा कोई चेयर उठा के उसे मार दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जिसे मारा गया उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मामला पहुंच गया कोर्ट में, तो है तो ये व्यक्ति की मौत तो हुई निश्चित रूप से। अब इस कंडीशन में क्या माना जाए? कोर्ट आखिर इस बात पे बहस होती है कि नहीं होती है आखिर, कि वो डिलिबरेट मर्डर था, जानबूझ करके हत्या की गई थी उसकी, कि गैर इरादतन हत्या का मामला था। इस मामले में पूरी जिरह होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी घटना का निर्वचन करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि सिर्फ बाहरी तरीके से देख करके अध्ययन कर पाना सही नहीं है, सटीक अध्ययन प्रतीत नहीं होता। और आपको एक मैं पुस्तक का नाम बता दूं, एक इस विद्वान का नाम है J.M. एटकिंस। विद्वान का नाम क्या है? एक विद्वान थे, इनका नाम था J.M. एटकिंसन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था माफ़ी चाहूँगा पुस्तक का नाम मैं भूल रहा हूँ इस समय, शायद रीथिंकिंग सुसाइड करके कोई पुस्तक थी, उसमें उनकी बेसिक थीम मुझे याद आ रही है। सॉरी, हाँ याद आ गया पुस्तक का नाम। उसकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरिंग सुसाइड। इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया है कि सुसाइड के बारे में यदि कोई बनी बनाई धारणा को आप स्वीकार करते हैं तो आप वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि सोशल रियलिटी का नेचर ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। इनका कहना ये था कि हमें इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि हाउ डेथ आर कैटेगराइज्ड एज सुसाइड, अर्थात किसी मृत्यु को सुसाइड की कैटेगरी में किस प्रकार से रखा जाता है, उस प्रोसेस को खोजना, उस प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है, न कि सिर्फ ऑफिशियल जो डेटा है उसके आधार पर हम व्याख्या करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।